आइए अब हम जानते हैं कि किसी निकाय की साम्यावस्था पर तापमान परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। या तो अभी हमने देखा कि जब किसी निकाय की साम्यावस्था पर दाब या ताप का परिवर्तन किया जाता है तो वहां पर अभिकारकों तथा उत्पादों की सांद्रताओं में परिवर्तन होने की वजह से साम्यावस्था विक्षुब्ध हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो QC का मान है वह KC के बराबर नहीं रह जाता और इसीलिए यहाँ पर नेट अभिक्रिया फिर से होने लगती है और तब तक होती रहती है जब तक कि QC का मान यानी कि अभिक्रिया भागफल का मान KC के मान साम्यावस्था स्थिरांक के मान के बराबर नहीं हो जाता। लेकिन यह देखा गया है कि यदि किसी निकाय की साम्यावस्था पर तापमान में परिवर्तन किया जाता है तो सीधे ही KC के मान में परिवर्तन हो जाता है और हम जानते हैं कि यदि KC के मान में परिवर्तन होगा तो साम्यावस्था निश्चित रूप से विक्षुब्ध हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि KC के मान में तापमान से क्या परिवर्तन होता है। हम यह बता दें कि KC के मान में किस प्रकार का परिवर्तन होगा, यह अभिक्रिया के डेल्टा G के मान या डेल्टा G के चिन्ह पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए यदि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है तो हम जानते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए डेल्टा G का मान नेगेटिव होता है और इस स्थिति में यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो उस स्थिति में KC का मान घटता है। दूसरी ओर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसके लिए डेल्टा G का मान पॉजिटिव होता है, यदि इस अभिक्रिया के लिए यदि हम साम्यावस्था पर तापमान में वृद्धि करते हैं तो KC के मान में बढ़ोतरी होती है। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक अभिक्रिया है A + B उत्क्रमणी C + D। यहाँ पर यदि यह अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होगी तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यदि ऊष्मा शोषी है यानी कि अभिकारक ऊष्मा का अवशोषण करते हैं और इस स्थिति में यदि साम्यावस्था स्थापित है और अब हम उसके बाद तापमान को बढ़ाते हैं तो हम देखेंगे कि इस स्थिति में ऊष्मा का उपयोग करके ये अभिकारक आपस में क्रिया करेंगे और उत्पाद बनाएंगे ताकि ये जो ऊष्मा हमने बढ़ाई है उसका उपयोग हो सके। क्योंकि ले शितेलियर का सिद्धांत यही कहता है कि जो भी साम्यावस्था में हम किसी भी कारक में जो परिवर्तन करते हैं तो अभिक्रिया उस दिशा में फॉरवर्ड होगी जिस दिशा में उसकी उपयोग हो सके। यदि हम ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया उस दिशा में बढ़ेगी जिसमें इस बढ़े हुए ताप या बढ़ी हुई ऊष्मा का उपयोग हो सके। तो यदि हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में तापमान बढ़ाते हैं तो अभिकारक ज्यादा इस ऊष्मा का उपयोग करेंगे तथा अधिक मात्रा में उत्पाद बनाएंगे यानी कि अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर फॉरवर्ड होगी। दूसरी ओर यदि अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है यानी कि उत्पाद बनने के साथ ऊष्मा उत्पन्न हो रही है और साम्यावस्था में इस स्थिति में यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो चूंकि यहाँ पर ऊष्मा आप देख रहे हैं प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रही है तो इस स्थिति में अब जो उत्पाद है यानी कि C और D उस ऊष्मा का उपयोग करके आपस में क्रिया करेंगे तथा अधिक मात्रा में अभिकारक में परिवर्तित होंगे यानी कि अभिक्रिया यहाँ पर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर हो जाएगी। और हम जानते हैं कि जब अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर अग्रसर होगी तो यहाँ पर उत्पादों की मात्रा अधिक होगी यानी कि C और D की सांद्रता अधिक होगी और जब C और D की सांद्रता अधिक होगी तो KC का मान अधिक हो जाएगा यानी कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए KC का मान अधिक होगा। दूसरी ओर जब यहाँ पर अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाएगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के केस में तो उस स्थिति में अभिकारकों यानी कि A और B का कंसंट्रेशन अधिक हो जाएगा और इस स्थिति में KC का मान कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए यदि हम ताप बढ़ाते हैं तो KC का मान कम होता है तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में जब हम उस ताप का मान बढ़ाते हैं तो KC का मान बढ़ता है। इसे हम एक और उदाहरण के द्वारा समझते हैं और इसके लिए हम उदाहरण ले रहे हैं अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि।
इस अभिक्रिया में हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से क्रिया करते हैं और अमोनिया के 2 मोल बनाते हैं। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और जिसमें कि अभिक्रिया के फलस्वरूप 92.38 किलो जूल पर मोल ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया में यदि हम साम्यावस्था में ताप बढ़ाते हैं तो ली-शीतलीय के सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया उस दिशा में फॉरवर्ड होगी या उस दिशा में आगे बढ़ेगी जिससे इस बढ़े हुए तापमान का उपयोग हो सके। स्पष्ट है कि अमोनिया टूटकर नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन का निर्माण करेंगे, यानी कि अभिक्रिया पश्चिम दिशा की ओर फॉरवर्ड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम स्पष्ट कर दें कि अमोनिया निर्माण की जो हैबर विधि होती है उसमें हमें अमोनिया के अधिक उत्पादन के लिए इसीलिए तापमान कम रखा जाता है ताकि अभिक्रिया पश्चिम दिशा की ओर न जाकर अग्रिम दिशा की ओर आगे बढ़े तथा हमें अधिक मात्रा में अमोनिया प्राप्त हो। लेकिन यहाँ पर बता दें कि जब तापमान कम रखा जाता है तो उस परिस्थिति में अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग भी कम हो जाता है और यही कारण है कि अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में हम तापमान तो कम रखते हैं, साथ ही साथ हम यहाँ पर उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। साम्यावस्था पर तापमान के प्रभाव को आइए अब हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं या एक प्रयोग के द्वारा समझते हैं। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि एक विषम इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड होता है इसलिए अस्थायी होता है और इसीलिए यह तुरंत डाइमराइज्ड होकर डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और यह अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अब इस ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में तापमान का क्या प्रभाव होता है इसे हम प्रयोग के द्वारा समझते हैं। इस प्रयोग के लिए हम एक कंटेनर लेते हैं जिसमें कि एक निकास नली लगी हुई है। अब इस कंटेनर में हम नाइट्रिक एसिड लेते हैं, सांद्र नाइट्रिक एसिड, और इसमें डालते हैं कॉपर की छीलन। जैसे इनके बीच क्रिया होती है कॉपर नाइट्रिक एसिड से क्रिया करेंगे और यहाँ पर क्यूप्रिक नाइट्रेट बनेगा, साथ ही साथ यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि हम जानते हैं गहरे भूरे रंग की होती है, इसे इस निकास नली के द्वारा 2 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में एकत्रित कर लिया जाता है और इसके पश्चात दोनों ही टेस्ट ट्यूब के ऊपर कार्क लगाकर इसे हम बंद कर देते हैं। अब इसके पश्चात हम 3 अलग अलग बीकर लेते हैं। पहले बीकर में हम आइस कोल्ड वाटर लेते हैं यानी कि हिमकारी मिश्रण लेते हैं। दूसरे बीकर में हम सामान्य जल लेते हैं जो कि सामान्य ताप पर होता है यानी कि 25 डिग्री तापमान पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। इसी तरह से बीकर नंबर 3 में हम गर्म पानी लेते हैं यानी कि हमारे पास जो 3 बीकर हैं उसमें पहले नंबर के बीकर का जो तापमान है वह लगभग 270 केल्विन है। बीच वाले यानी कि बीकर नंबर 2 का जो तापमान है वह सामान्य यानी कि 298 केल्विन है, जबकि बीकर नंबर 3 का तापमान 263 केल्विन है जिसमें कि गर्म जल लिया गया है। अब प्रयोग करने के लिए हमने जो 2 टेस्ट ट्यूब में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एकत्रित की है, अब ये दोनों टेस्ट ट्यूब को हम बीच वाले बीकर में रखते हैं जिसमें कि साधारण तापमान पर जल है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ समय 8 से 10 मिनट रखे रहने के पश्चात भी नाइट्रोजन गैस की तीव्रता जो इसका कलर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसके पश्चात हम इसमें से एक परख नली को निकालकर बीकर नंबर 1 में रखते हैं जिसमें हिमकारी मिश्रण आइस कोल्ड वाटर है, तथा दूसरी परख नली को निकालकर हम बीकर नंबर 3 में रखते हैं जिसमें कि गर्म पानी है। चूंकि यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए हम जानते हैं कि कम तापमान अधिक फेवरेबल होता है। इस स्थिति में हम देखते हैं कि बीकर नंबर 1 में चूंकि यह अभिक्रिया के लिए फेवरेबल है, उपयोगी है, इसलिए इस स्थिति में यह जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जो कि भूरे रंग की है यह डाइमराइज्ड होना शुरू होती है तथा डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड बनाती है।
जो कि लगभग रंगहीन होती है। और इसीलिए हम बीकर नंबर 1 में जो टेस्ट ट्यूब है उसमें देखते हैं कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का गहरा भूरा रंग है वह धीरे धीरे कम होता जाता है, उसकी तीव्रता कम होती जाती है, क्योंकि वहाँ पर डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड बन रही है जो कि रंगहीन होती है। दूसरी ओर यदि हम बीकर नंबर 3 में देखें जिसमें कि गर्म पानी है और उसमें रखे हुए टेस्ट ट्यूब में जिसमें कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, उसके रंग में परिवर्तन होता है, क्योंकि इस स्थिति में क्योंकि यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ती है और इस स्थिति में यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रंग में या उसकी तीव्रता में परिवर्तन दिखाई देता है। तो यह अभिक्रिया, यह प्रयोग निश्चित रूप से हमें दिखाता है कि किस प्रकार से जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती हैं उसके लिए कम तापमान ज़्यादा उपयुक्त होता है। इसी के पश्चात हम एक और उदाहरण लेते हैं और यह अभिक्रिया है जिसमें कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हेक्सा एक्वो कोबाल्ट 2+ आयन, इसका विलयन लेते हैं और जब इसकी क्रिया जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड से अम्ल के साथ कराते हैं तो इसके फलस्वरूप हमें टेट्राक्लोरो कोबाल्टेट 2- आयन प्राप्त होता है। और चूंकि यहाँ पर हम पहले ही बता दें कि जो हेक्सा एक्वो कोबाल्ट होता है उसका कलर होता है गुलाबी, जबकि टेट्राक्लोरो कोबाल्टेट आयन इसका जो विलयन का रंग होता है वह होता है नीला। हम ये भी बता दें कि यह जो अभिक्रिया है यह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है और हम जानते हैं कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का यदि साम्यावस्था पर तापमान बढ़ाया जाता है तो अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर बढ़ती है, अग्र दिशा की ओर फॉरवर्ड होती है। तो इस तरह से यदि हम इस अभिक्रिया का तापमान जब 270 केल्विन रखते हैं यानी कि कम तापमान रखते हैं तो अभिक्रिया मिश्रण का जो विलयन है हमें गुलाबी रंग का दिखाई देता है, यानी कि इस स्थिति में अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर आगे नहीं बढ़ रही है और यही कारण है कि यहाँ पर जो विलयन का गुलाबी रंग है उसमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। दूसरी ओर यदि हम जैसे ही अभिक्रिया मिश्रण का तापमान बढ़ाते हैं यानी कि इसके तापमान को 298 केल्विन यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाते हैं, वैसे ही विलयन का रंग धीरे धीरे नीले रंग में परिवर्तित होने लगता है, क्योंकि इस स्थिति में जो हेक्सा एक्वो कोबाल्ट आयन है वह अम्ल के साथ क्रिया करते हैं और टेट्राक्लोरो कोबाल्टेट आयन के कॉम्प्लेक्स में परिवर्तित होने लगते हैं और इस तरह से विलयन का रंग नीला हो जाता है, जो यह दर्शाता है कि तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर बढ़ रही है। और यह प्रयोग भी हमें स्पष्ट करता है कि किस प्रकार से ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था पर तापमान बढ़ाने से अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर बढ़ती है। तो ये दोनों ही प्रयोग हमें स्पष्ट करते हैं कि किसी निकाय की साम्यावस्था पर तापमान परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है। अब हम जानते हैं कि किसी निकाय की साम्यावस्था पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव होता है। इसके पहले रासायनिक बलगतिकी अध्याय में हमने उत्प्रेरकों के रासायनिक अभिक्रिया की दर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया है। हम जानते हैं कि जो उत्प्रेरक हैं रासायनिक अभिक्रिया के वेग में वृद्धि कर देते हैं और हम ये भी जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं तो उनके लिए प्रत्येक अभिकारक को एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस ऊर्जा को हम कहते हैं देहली ऊर्जा। अब देहली ऊर्जा दो प्रकार की ऊर्जाओं का योग है, जिसमें कि एक तो होती है अणुओं की अपनी प्राथमिक ऊर्जा, निश्चित ऊर्जा या जो ग्राउंड एनर्जी, दूसरी होती है जो उसे विभिन्न माध्यमों से प्रोवाइड की जाती है, वह होती है एक्टिवेशन एनर्जी। और जब इस प्रकार से हम एक्टिवेशन एनर्जी उसको देते हैं तो उन अणुओं की ऊर्जा जब ऊर्जा बैरियर को पार करने लायक हो जाती है, यानी उनकी कुल ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर हो जाती है, तो ऐसे अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन के लिए मुख्य भूमिका होती है एक्टिवेशन एनर्जी की। और यहाँ पर हम बता दें कि जब किसी अभिक्रिया में या अभिक्रिया मिश्रण में हम किसी उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं तो उत्प्रेरक इसी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिससे अधिक से अधिक अभिकारक के अणुओं की ऊर्जा उतनी ऊर्जा हो जाती है कि वे आसानी से इस एनर्जी बैरियर को पार कर सकें तथा उत्पाद के अणुओं में परिवर्तित हो सकें। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उत्प्रेरक अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन होने हेतु एक वैकल्पिक मार्ग या पथ उपलब्ध कराता है, जिससे ज़्यादा अणु कम ऊर्जा में भी ज़्यादा अणु अधिक मात्रा में उत्पाद के अणुओं में परिवर्तित हो पाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उत्प्रेरक की किसी साम्यावस्था में यदि हम उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं तो उससे अभिक्रिया की दर जो साम्यावस्था होती है वह जल्दी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि जो अभिकारक हैं वह अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। लेकिन हम यह भी बता दें कि यहाँ पर साम्यावस्था वहीं पर प्राप्त होती है जहाँ वह उत्प्रेरक के बिना प्राप्त हो रही थी, क्योंकि उत्प्रेरक अग्र अभिक्रिया को जिस तरह से प्रभावित करते हैं उसी तरह से वह पश्च अभिक्रिया को भी बढ़ाते हैं, यानी कि वो अग्र तथा पश्च दोनों ही अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ाते हैं। अतः हमें साम्यावस्था तो वहीं पर प्राप्त होती है जहां पर उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में प्राप्त हो रही थी, लेकिन चूंकि अग्र और पश्च दोनों अभिक्रियाओं के वेग में बढ़ोतरी होती है, इसलिए साम्यावस्था हमें समय से पहले या कम समय में प्राप्त हो जाती है। इसके लिए हम एक उदाहरण ले रहे हैं जिसमें कि नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ मिलकर अमोनिया का निर्माण करती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभिकारक के 4 मोल आपस में क्रिया करते हैं तथा उत्पाद के 2 मोल बनाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखें कि यदि ये चूंकि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है और इसलिए यदि हम इस अभिक्रिया में तापमान को बढ़ाते हैं तो Kc का मान कम होने लगेगा और इस समय जो साम्यावस्था होगी उसे प्राप्त करने में अधिक समय लगेगा। अतः इस अभिक्रिया के लिए हमें तापमान कम रखना होता है, लेकिन यदि हम ताप कम कर देते हैं तो अभिक्रिया का वेग भी कम हो जाता है। लेकिन यदि हम अभिक्रिया का ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ तो जाता है, लेकिन जो उपलब्धि होती है वह कम प्राप्त होती है, क्योंकि इस स्थिति में अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर जितनी बढ़ती है, लेकिन कुछ समय के पश्चात वह पश्च दिशा की ओर भी बढ़ने लगती है और इस स्थिति में हमें जो कुल उपलब्धि होती है अमोनिया की वह कम प्राप्त होती है। तो इस तरह से यहाँ पर इन सारी परिस्थितियों का अध्ययन किया था जर्मन वैज्ञानिक हैबर ने। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि हम आयरन उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं तो अभिक्रिया का जो परिणाम होगा वह या उत्पाद की जो मात्रा होगी वह संतोषजनक प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ पर उत्पाद के मोलों की संख्या कम है और इसीलिए यदि हम इस अभिक्रिया में दाब बढ़ा देते हैं तो दाब बढ़ने से आयतन भी कम हो जाता है और अभिक्रिया उस दिशा में अग्रसर होती है जिस ओर इस बढ़े हुए दाब के प्रभाव को कम किया जा सके, यानी कि जिधर उस ओर बढ़ती है जिससे मोलों की संख्या कम हो, यानी कि अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर बढ़ने लगती है, अग्र दिशा की ओर फॉरवर्ड होने लगती है। इस तरह से इस पूरी अभिक्रिया के लिए यदि हम अमोनिया निर्माण की हैबर विधि देखें तो इसलिए हम इस अभिक्रिया की जो परिस्थितियां हैं, जो उपयुक्त परिस्थिति होती है वह होती है अधिक दाब जो कि 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तापमान यहाँ पर होता है 500 डिग्री सेंटीग्रेड तथा इसमें उत्प्रेरक की उपस्थिति रखी जाती है जो कि होता है आयरन उत्प्रेरक। और इन परिस्थितियों के को यदि हम रखते हैं तो यहाँ पर जो साम्यावस्था है वह हमेशा अग्र दिशा की ओर अग्रसर रहती है, जिसके फलस्वरूप हमें अधिक मात्रा में अमोनिया गैस प्राप्त होती है। इसी तरह से एक हम और उदाहरण ले सकते हैं
और यह उदाहरण है सल्फ्यूरिक एसिड निर्माण की संपर्क विधि। इस विधि में हम सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं और इस अभिक्रिया के लिए Kc का मान होता है वह है 1.7 × 10⁻26। अब Kc का जो इतना अधिक मान है वह यह दर्शाता है कि यह अभिक्रिया पूर्ण हो जानी चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। इन परिस्थितियों में जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसका सल्फर ट्राइऑक्साइड में जो परिवर्तन है वह बहुत धीमी गति से होता है और इसीलिए इन साम्यावस्था में यदि हम प्लैटिनम या फिर डाइवेनेडियम पेंटॉक्साइड उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं तो अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर बढ़ती है और हमें उत्पाद अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अन्य परिस्थितियों के अलावा भी यदि हम उत्प्रेरक की उपस्थिति रखते हैं तो अभिक्रिया की साम्यावस्था को अग्र दिशा की ओर विस्थापित किया जा सकता है। तो इस तरह से विभिन्न उदाहरणों के द्वारा हमने ले-शितेलिये सिद्धांत को समझा और यह जाना कि रासायनिक अभिक्रिया या उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया की साम्यावस्था पर विभिन्न कारकों का प्रभाव पड़ता है और यदि हमें अभिक्रिया को अग्र दिशा यानी उत्पादों की ओर अग्रसर करना है तो हमें इनकी जानकारी होनी चाहिए तथा हम इसमें निश्चित दिशा में या निश्चित परिवर्तन करके अभिक्रिया को अग्र दिशा की ओर अग्रसर कर सकते हैं। हमने यह जाना कि यदि तापमान का प्रभाव, यदि तापमान बढ़ाना है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए तापमान बढ़ाने पर Kc का मान घटता है, जबकि ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए तापमान यदि हम बढ़ाते हैं तो Kc का मान कम होता है। यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए ताप बढ़ाना उपयोगी नहीं है, जबकि ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए ताप बढ़ाना उपयुक्त होता है। इसी तरह से दाब के को भी यदि हम दाब बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया उस दिशा की ओर अग्रसर होती है जिस ओर मोलों की संख्या कम हो और इस तरह से यहाँ पर दाब बढ़ाकर भी हम अभिक्रिया की को अग्र दिशा की ओर फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसी तरह से सांद्रता के प्रभाव में हमने देखा कि यदि अभिक्रिया के मिश्रण में यदि हम अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तित करते हैं या बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो यदि हम अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि करते हैं तो अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर चलती है। यदि उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि करते हैं तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर होती है। इसी तरह से हमने देखा कि उत्प्रेरक का भी साम्यावस्था पर प्रभाव पड़ता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, लेकिन हम यह भी बता दें कि उत्प्रेरक साम्यावस्था की स्थिति को प्रभावित नहीं करते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि जो अक्रिय गैसें होती हैं वह क्योंकि अभिकारक या उत्पाद के साथ किसी भी के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं और इसीलिए अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन नहीं करती हैं और यही वजह है कि अक्रिय गैस मिलाने से सामान्यतया अभिक्रिया की साम्यावस्था में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ले-शितेलिये के अनुसार यह समझ लेने के बाद आइए अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं और यह जानते हैं कि इन रासायनिक अभिक्रियाओं में भिन्न भिन्न परिस्थितियों में या कारकों में परिवर्तन करने से अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव होगा। यहाँ पर हमारे पास अभिक्रिया है H2 + I2 रिवर्सिबल 2HI और यहाँ पर हम बता दें कि यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। हम जानते हैं कि जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है उसमें ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया पश्चिम दिशा की ओर चलती है, यानी कि यदि हम इसमें ताप कम करेंगे तो साम्यावस्था अग्र दिशा की ओर फॉरवर्ड होगी तथा Kc का मान बढ़ेगा। दूसरी ओर दाब का प्रभाव हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर अभिकारकों तथा उत्पाद दोनों के मोलों की संख्या बराबर है, इसलिए दाब का इस अभिक्रिया की साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरह से अब देखते हैं सांद्रता का प्रभाव। यदि हम हाइड्रोजन और आयोडीन की सांद्रता में वृद्धि करते हैं तो अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर बढ़ेगी, जबकि यदि हम हाइड्रोजन आयोडाइड की सांद्रता में वृद्धि करते हैं तो अभिक्रिया
पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर होगी। इसी तरह से उत्प्रेरक का प्रभाव, यदि हम साम्यावस्था में उत्प्रेरक, इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं तो हमें साम्यावस्था जल्दी प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह से अक्रिय गैसों का इसकी अभिक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया का निर्माण करते हैं, यानी कि अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि। हम यह भी जानते हैं कि यह अभिक्रिया भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर भी हम जानते हैं कि यदि ताप बढ़ाया जाए तो यहाँ पर अभिक्रिया पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर होगी, यानी कि ताप कम करने पर यहाँ पर साम्यावस्था अग्र दिशा की ओर जाएगी और Kc का मान अधिक होगा। इसी तरह से दाब बढ़ाने पर यहाँ पर अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर अग्रसर होगी, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो उत्पाद है उस तरफ मोलों की संख्या यानी कि सांद्रता कम है। इसी तरह से यदि हम यहाँ पर सांद्रता बढ़ाते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस की सांद्रता बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर बढ़ेगी। दूसरी ओर यदि हम अमोनिया की सांद्रता में वृद्धि करते हैं तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर होगी। साथ ही यहाँ पर हम उत्प्रेरक का उपयोग करेंगे तो हमें साम्यावस्था जल्दी प्राप्त होगी, जब लेकिन वहीं पर प्राप्त होगी जहां पर यह उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में प्राप्त हो रही थी। यहाँ पर भी हम देखें कि अक्रिय गैस के मिलाने से इस अभिक्रिया की साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम एक और अभिक्रिया लेते हैं। यह अभिक्रिया है जिसमें कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का जब हम गर्म करते हैं, विघटन करते हैं तो ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाता है, साथ ही साथ क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। हम यह बता दें कि यह अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है। तो निश्चित रूप से यदि हम ताप बढ़ाते हैं तो साम्यावस्था इसमें अग्र दिशा की ओर बढ़ेगी तथा Kc का मान भी बढ़ेगा। साथ ही साथ यदि हम इसमें दाब बढ़ाते हैं तो दाब बढ़ाने पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अभिकारकों के मोलों की संख्या कम है, जबकि उत्पाद में मोलों की संख्या अधिक है। और हम जानते हैं कि जब दाब बढ़ाया जाता है तो अभिक्रिया उस दिशा में अग्रसर होती है जिस तरफ मोलों की संख्या कम हो, यानी कि इस अभिक्रिया में यदि हम दाब बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर होगी। यदि हम सांद्रता में वृद्धि करते हैं, यदि PCl5 की सांद्रता में वृद्धि करेंगे तो अभिक्रिया अग्र दिशा में बढ़ेगी, जबकि PCl3 या क्लोरीन की सांद्रता में वृद्धि करेंगे तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा में अग्रसर होगी। इसी तरह से यदि हम इसमें उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं तो साम्यावस्था तो अपरिवर्तित रहेगी, लेकिन समय से पहले या शीघ्र हमें प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर भी अक्रिय गैस मिलाने से साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरह से एक और अभिक्रिया लेते हैं। यह अभिक्रिया है जिसमें कि नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करती है। हम यह बता दें कि यह अभिक्रिया भी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो निश्चित रूप से ताप बढ़ाने पर यहाँ साम्यावस्था अग्र दिशा की ओर विस्थापित होगी, यानी कि यहाँ पर Kc का मान अधिक होगा। दूसरी ओर दाब बढ़ाने पर, चूंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ओर मोलों की संख्या समान है, अतः दाब बढ़ाने पर इस अभिक्रिया की साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरह से यदि हम सांद्रता का प्रभाव देखें तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर जाएगी, यानी कि हमें अधिक मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होंगे। दूसरी ओर यदि हम नाइट्रिक ऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि करते हैं तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा की ओर आएगी और हमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा प्राप्त होगी। इसी तरह से यदि हम यहाँ पर उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं तो उत्प्रेरक का उपयोग करने पर हमें साम्यावस्था जल्दी प्राप्त होगी, लेकिन प्राप्त वहीं पर होगी जहां पर उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में प्राप्त हो रही थी। साथ ही साथ यहाँ पर भी किसी भी अक्रिय गैस के मिलाने से साम्यावस्था में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हमने विभिन्न उदाहरणों के द्वारा अच्छी तरह से समझ लिया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की साम्यावस्था पर या किसी निकाय की साम्यावस्था पर सांद्रण, ताप, दाब, उत्प्रेरक की उपस्थिति तथा अक्रिय गैस मिलाने से क्या प्रभाव पड़ता है।
तथा किस प्रकार इसकी जानकारी होने पर हम इसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके अभिक्रिया को अग्र दिशा की ओर फॉरवर्ड कर सकते हैं तथा अधिक मात्रा में उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं।